गहलोत साहब और सचिन पायलट तो सोते ही उनको वो 3 शब्द कौन से थे? नकारा, निकम्मा और नालायक निकम्मा। कैसे सो सकते होंगे बेचारे सचिन पायलट? वो जब भी सोते होंगे उनको नकारा नकारा नकारा, निकम्मा निकम्मा निकम्मा, नालायक नालायक नालायक, हैंडसम, इंग्लिश, वो तो यही सोचते रहते हैं। हम सबके आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी महाराज जी की पवित्र भूमि में आना हुआ है, ब्रह्मा जी की नगरी में आना हुआ है। मैं पुष्कर के ब्रह्मा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए इस प्रेस वार्ता को आरंभ करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान के चुनाव का संबंध है, पूरे भारतवर्ष में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी राजनीतिक दल जो चुनाव, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। क्या निर्णय राज्य सरकार लेंगी यह मेरा मैनिफेस्ट नहीं है। यह मैनिफेस्ट राज्य सरकार चयनित होने के आने के बाद कैबिनेट की होती है। यह मैं यहाँ बैठकर नहीं कह सकता कि उनका निर्णय कैबिनेट का क्या होने वाला है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जिस प्रकार के निर्णय होंगे वो जनता जनार्दन के हित के निर्णय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जो ब्लैकमेल कांड होगा ये किस प्रकार का जघन्य कांड होगा। और अब जब कांग्रेस का कैंडिडेट अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने जाते हैं और उसी आरोपी के साथ जाते हैं, तो मुझे तो ये सोचना भी मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह है। मुझे पता नहीं अजमेर की जो बहनें ये देख रही होंगी, अजमेर की माताएं जो ये न्यूज़ देख रही होंगी, जब ये जियारत हो रहा होगा और आरोपी कांग्रेस के कैंडिडेट के बगल में खड़ा होगा, तो उनके जहन में, उनके मन में किस प्रकार के जज्बे होंगे, किस प्रकार का विषय होगा, क्या उफान मार रहा होगा, मैं वो भली भांति समझ सकता हूँ। और मुझे लगता है ये वक्त आ गया है जब अजमेर के प्रत्येक माँ को, अजमेर की प्रत्येक बहन को इसका बदला लोकतांत्रिक तरीके से बटन दबा करके लेना ही चाहिए। आप कभी भी वैसे व्यक्ति को वोट मत दीजिए या वैसे व्यक्ति के साथ खड़े मत होइए जिसके कारण कई सौ महिलाओं ने, कई सौ बहनों ने आत्महत्या किया हो। ये जघन्य पाप है। और कन्हैया लाल तेली, जिनका गला रेत करके हत्या कर दिया गया आतंकवादियों द्वारा, तुष्टीकरण के कारण सरकार ने उन्हें बचाने की भी कोशिश की, मगर हम लोगों ने आवाज बुलंद की। जब कन्हैया लाल तेली के हत्या के खिलाफ यहाँ आवाज बुलंद किया गया, जब यहाँ जन समर्थन में रैली निकाली गई कि हम एक होंगे और कन्हैया लाल तेली और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे, उस समय मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो आज कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके प्रत्याशी है, वो नदारद थे। मुझे बताया गया है वो उस रैली में नहीं थे, उस रैली का समर्थन भी नहीं कर रहे थे। मगर जब कन्हैया लाल तेली को मारने वाले आतंकवादी उनके प्रति संवेदना रखते हुए और कन्हैया लाल के लिए जो लोग यहाँ पर न्याय मांग रहे थे उनके खिलाफ जब यहाँ पर कुछ लोग उतरते हैं, उनके साथ शायद वो प्रत्याशी उतरा है। मुझे इस प्रकार से बताया गया है। अगर ये सच है तो यह भी रोंगटे खड़े करने वाला विषय है। ही 2000 रुपए का भत्ता हर युवक को देंगे जिसके पास नौकरी नहीं है। अभी एक युवक को भी भत्ता नहीं मिला है। वो जान जाते हैं और फिर सही जगह बटन दबा देते हैं। नहीं, वो एक हो ही नहीं सकते हैं। वो नहीं साहब, ऐसा है ना, गहलोत साहब और सचिन पायलट तो सोते ही उनको वो 3 शब्द कौन से थे? नकारा, निकम्मा और नालायक निकम्मा। कैसे सो सकते होंगे बेचारे सचिन पायलट? वो जब भी सोते होंगे उनको नकारा नकारा नकारा, निकम्मा निकम्मा निकम्मा, नालायक नालायक नालायक, हैंडसम, इंग्लिश, वो तो यही सोचते रहते हो। सरकार आएगी कहाँ? सरकार कैसे आएगी? उन्हें ना नकारा सरकार आएगी ना निकम्मा सरकार आएगी। सरकार तो काम वालों की ही आएगी और काम वालों की सरकार तो मोदी जी की ही सरकार होगी। नहीं, आप प्रियंका गांधी जी से पूछिए। जिन प्रियंका गांधी जी का कहना है कि हमारे पास हिंदू के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, राम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, क्यों नफरत है इतना हिंदुओं से? भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है? क्या है हिंदू का एजेंडा? क्या है भगवान राम का एजेंडा? क्या है? राम और हिंदू का एजेंडा है राम राज्य। राम राज्य क्या होता है? राम राज्य होता है 80 करोड़ जनता को अनाज पहुंचाना।
राम राज्य का अर्थ होता है आवास योजना के माध्यम से उस गरीब तक घर पहुंचाना जिसके सर के ऊपर छत नहीं होता है। राम राज्य का अर्थ होता है जब बीमारी होती है, हरी बीमारी में किस प्रकार टीका लगे पूरे भारतवर्ष का, उसको पूर्ण करना। राम राज्य का अर्थ होता है हर किसी के घर में सिलेंडर पहुंचाना। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई राम और काम अलग अलग नहीं है, ये राम का ही काम है, ये हिंदू का ही काम है कि हर जगह सुख समृद्धि रहे, और ये सुख और समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। आप पानी दीजिए, दिवाली में भी पानी दीजिए। आप विभाजन क्यों करते हैं? पृथक पृथक करके दोनों समुदायों को देखना, दोनों को विभाजन के रूप में देखना, एक के लिए तुष्टीकरण करना और दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चरित्र का हिस्सा बन चुका है। इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बार बार पूछता हूँ, आज ये परिस्थिति क्यों आई है राजस्थान के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर? जब कृष्णा वाल्मीकि की हत्या होती है, जब जाटव जी की हत्या होती है, तो हमें उनका नाम भी नहीं याद आता है कि विक्टिम कौन था। अखलाक का नाम सभी को याद है, मगर कृष्णा वाल्मीकि का नाम किसी को याद नहीं। एक संत को अपना आत्मदान देना पड़ता है, क्योंकि वो दो पर्वत जो कृष्ण जी के पर्वत हैं, जिनको पूजनीय माना जाता है राजस्थान में, वहां जब खनन होता है और जब उस खनन के विषय को लेकर कांग्रेस सरकार के पास साधु संत जाते हैं, प्रियंका वाड्रा को बताया जाता है, अशोक गहलोत जी को बताया जाता है, मगर कुछ नहीं करती है सरकार, और एक साधु को आत्मदाह करना पड़ता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? यह अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं जयपुर से आ रहा हूं, मुझे जयपुर में अभी बताया गया है दो विषय जिसने मुझे बिल्कुल झकझोर के रख दिया। चंद दिनों पहले रोड रेज के एक्सीडेंट में इकबाल नामक बालक जयपुर में मारा जाता है। उसके लिए आप 50 लाख रुपए तुरंत कंपेंसेशन देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं उनके घर वालों को, और एक दूध की डायरी देते हैं उनके घर वालों को। 24 साधु संत और पुजारी मारे गए, उनमें से एक को 25 रुपया भी दिया गया है क्या? चवन्नी दी गई है क्या? क्या दोष था इन साधु संत या इन पुजारियों का जिनकी हत्या की गई? एक चवन्नी तक उनको क्यों नहीं दिया गया? जबकि मैं इकबाल के खिलाफ नहीं खड़ा हूं, आप इकबाल के साथ भी खड़े होइए, आप घनश्याम के साथ भी खड़े होइए। इकबाल को भी न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, मगर घनश्याम केवल चोटी रखता है, घनश्याम तिलक लगाता है, घनश्याम चंदन लगाता है, तो घनश्याम को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, सारा कंपेंसेशन इकबाल को मिलेगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ नहीं चलने। स्पष्ट रूप से हमने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत से आने वाली है, जब वो आएगी तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं के सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। बंधुगण, इतना ही नहीं, मुझे यह भी बताया गया है कि यह वो संभाग है, अजमेर संभाग, जहां पेपर लीक जो युवकों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 19 पेपर लीक हुए हैं परीक्षाओं के, उनके दो दफ्तर इसी संभाग में। तो स्वाभाविक रूप से इस संभाग में युवकों के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण विषय कोई है तो वह पेपर लीक का है। आप सोच के देखिए, लगभग 70,000 युवक आज पूरे राजस्थान में इस पेपर लीक के कारण पीड़ित हैं। लगभग 400 करोड़ रुपया का फीस इन पेपरों के लिए इकट्ठा किया गया था, और आज चेयरमैन, जो बोर्ड के चेयरमैन थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो भी फरार हुए थे, उन पर भी मुकदमा चला। इस तरह का करप्शन, इस प्रकार का भ्रष्टाचार आज राजस्थान के शिक्षा बोर्ड में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है, यदि हम सत्ता में आएंगे तो यह जो आरोपी हैं ये सलाखों के पीछे होंगे, और हम SIT का भी गठन करेंगे, ताकि पेपर लीक मामले में जो सच है, कांग्रेस के कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वह भी सामने आएगा। मगर इन सब से इतर कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो विषय हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, तुष्टीकरण का। और ख़ास करके जब मैं अजमेर में बैठा हूँ, जब मैं ब्रह्मा जी की भूमि पर बैठा हूँ, तो तुष्टीकरण का अपना एक बहुत महत्व यहाँ रहता है, क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले बताया गया है कि यहाँ पर अजमेर 92 का जो कांड हुआ था, अजमेर 92 अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोटिव
एक बहुत बड़ा संवेदनशील इशू है। इस पुण्य भूमि में ऐसे भी कुछ लोग थे, मेरी तो रूह कांप उठती है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारी बहनों के साथ, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि कई बहनों ने आत्महत्या तक की और 1992 में किया और उसकी गूंज अभी तक है। जयपुर, जोधपुर, करौली, छाबड़ा, बारा, इन सभी जगह जिस प्रकार से राइट्स हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और उनके जो अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने ये दंगे किए हैं, उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने पोषित किया है, यह अपने आप में दुख का विषय है। मुझे अभी मालूम पड़ा है कि रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट, उनको भी बड़ी जघन्यता के साथ मारा गया है। बहुत ही दर्दनाक मौत उनकी हुई, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नाम भी किसी को याद नहीं रहते, क्योंकि द हिंदू लाइफ हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। जब एक हिंदू मरता है तो कोई नहीं मरता है, मगर जब अखलाक के साथ अन्याय होता है या अखलाक का कुछ होता है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी और हम सबको कटघरे पर खड़ा किया जाता है, जबकि उस समय सरकार भी हमारी नहीं थी। इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आने वाले चुनाव में तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, पेपर लीक को ध्यान में रखते हुए, भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के ऊपर निरंतर अत्याचार को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट होनी चाहिए। हमारे कैंडिडेट जो अभी हमसे मिलने भी आए थे, 4 बार से वो जीत रहे हैं। इस बार भी माँ भवानी का आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ बी टीम के लोग, कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े किए बी टीम के रूप में। आप याद रखिए, ये बी सी डी से कुछ होता नहीं है। ए इज नंबर 1, ए विल बी विक्टोरियस। जो ए है, जो पहला कैंडिडेट है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है। जीत उसी की होगी, माँ भवानी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा।